अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर कि जिसकी वजह से डॉक्टर और मरीज़ दोनों ही परेशान हैं। वो मौजू क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं अब वो इतनी ज़्यादा असर नहीं करती जितनी वो पहले ज़्यादा करती थी। पहले क्या होता था कि आपको दवाई दी गई है एंटीबायोटिक, आप एक या दो दिन खाते थे और उसके बाद से आप में बेहतरी आ जाती थी। इसी तरह से खुदा न खास्ता वो लोग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है और वो उसकी वजह से नमूनिया का शिकार होके या इस तरह की किसी भी इन्फेक्शन का शिकार होके जब आईसीयूज़ में दाखिल होते थे, इंतहाई निगहदाश्त का जो यूनिट होता है जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू कहते हैं, तो और बाहर की दुनिया में इसको क्रिटिकल केयर यूनिट भी कहते हैं, सीसीयू। तो वहाँ पे जब वो दाखिल होते थे तो जब उनको अच्छी एंटीबायोटिक्स दी जाती थी तो उनकी इन्फेक्शन ठीक हो जाती थी और वो बहुत जल्द रूबाए सेहत या रिकवरी की तरफ चले जाते थे। लेकिन गुजरते हुए टाइम के साथ दोस्तों देखा गया कि ये मुमकिन नहीं रहा। यानी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और महंगी महंगी दवाई लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद मरीज़ ठीक होने की बजाय डाउन से डाउन हुआ जाता है। तो ये जो मौजू है ये बड़ा हसास मौजू है, क्योंकि 1928 से पहले तो बाकायदा तौर पे कोई एंटीबायोटिक नहीं थी। हाँ, लोग जड़ी बूटियां लगा लेते थे कि कोई किसी को अगर ज़ख्म नहीं ठीक हो रहा तो किसी का ठीक हो जाता था, किसी का नहीं होता था। लेकिन जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, ये बुनियादी तौर पर जो बरतानिया का इलाका है स्कॉटलैंड, तो वहाँ का ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, एक वहाँ का रिसर्चर था, साइंटिस्ट था, डॉक्टर था। तो इसने जो है 1928 में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक इजाद की उसका नाम था पेनिसिलिन। सब लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। फिर 1930 में बाकायदा सबसे पहले उन्हीं के एक तालिब इल्म थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने इस दवाई को इस्तेमाल किया और एक नौज़ायदा जो बच्चा है उसको इन्फेक्शन हुई थी जिसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, कि आंखों की एक इन्फेक्शन होती है बैक्टीरिया की वजह से। तो पेनिसिलिन को जब इस्तेमाल किया तो वो ठीक हो गया। उसके बाद से तकरीबन 10 साल लगे, यानी 1940 में जाके बाकायदा जो इसकी प्योर हालत में जो दवाइयाँ अब हम इस्तेमाल करते हैं वो बनाई गई और 1942 में पहली दफ़ा डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही जो स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार, जो बैक्टीरिया होता है ख़ास किस्म का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो उसकी वजह से वो होता है, तो उसके लिए दवाई इस्तेमाल की। और ये पहला बाकायदा इस्तेमाल था एक प्योर फॉर्म के अंदर जो अब हमारे पास दवाइयाँ हैं पेनिसिलिन का। तो इब्तदा में क्या होता था कि किसी को एंटीबायोटिक दी गई तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो जरासीम होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने अंदर मज़ाहमत पैदा करते हैं, ये रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, क्योंकि इनमें जीनियाती तब्दीलियाँ आती हैं और उन जीनियाती तब्दीलियों की वजह से ये अपने अंदर कुछ ऐसे एंजाइम हो, ये सब प्रोटीन्स होती हैं और प्रोटीन्स किससे बनती हैं? जीन्स से। तो जब उनके अंदर जीन्स पैदा हुए, उन्होंने कुछ ऐसे एंजाइम या प्रोटीन बनाए कि जो इन एंटीबायोटिक का तोड़ थे उनको तोड़ देते थे, नकारा बना देते थे। इसीलिए आप जानते हैं कि फिर पहले पेनिसिलिन बनी, फिर एम्पिसिलिन बनी, फिर एम्पिसिलिन के साथ हमने क्लाविलोनिक एसिड यानी हमने फिर आगे तोड़ डाला कि जो जरासीम अगर नकारा बनाते हैं तो हम उन एंजाइम को नकारा बनाते थे जो इस काम के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल करता था। लेकिन फिर बदकिस्मती से जब कोविड आया है तो कोविड ने हर तरफ जो सूरत हाल है उसको तब्दील कर दिया और कोविड की वजह से फिर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे मरीज़ जो हैं कम वक्त में दाखिल हुए, तो एक दफ़ा फिर वो बुनियादी एक मज़ाहमत पैदा हुई बैक्टीरिया के अंदर जिसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी बहुत सारी दवाइयाँ देने के बावजूद भी कोई असर नहीं होता और मरीज़ डाउन से डाउन हुआ जाता है। और ये आमतौर पर 5 ऐसे जरासीम हैं। देखें, 2019 में एक जायज़ा लिया गया तो पता चला कि दुनिया में जो अमवात की सबसे बड़ी वजह है वो तो है दिल का अटैक। दूसरे नंबर पे जो वजह आती है वो है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन भी कौन सी? उसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस। तो 5 ऐसे जरासीम हैं पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी वजह बनते हैं लोगों की अमवात की इन्फेक्शन की वजह से। वो कौन से 5 जरासीम हैं? जैसे एक है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक है ई कोलाई यानी एशेरिशिया कोलाई इसे हम कहते हैं, एक है सुडोमोनास अरेजिनोजा और एक है क्लेब्शियला निमोनिया। इनमें से जो 2 पहले हैं यानी स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये हैं ग्राम पॉजिटिव। लेकिन जो बाकी 3 हैं ई कोलाई, क्लेब्शियला और सुडोमोनास अरेजिनोजा, ये हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस जो हैं वो इन 5 और खसूसी तौर पे ये जो 3 हैं जरासीम बैक्टीरिया, इनकी वजह से होती है। और वो इस हद तक ख़तरनाक है कि पूरी दुनिया में थ्रेट अलर्ट जारी किया गया कि ये जो 3 बैक्टीरिया हैं ई कोलाई,
सूडोमोनास एरिजिनोसा और क्लेबशेला नमोनिया। ये जो ग्राम नेगेटिव हैं ये उन लोगों पे ज़्यादातर हमलावर होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ये अस्पतालों में भी जरासीम जो बैक्टीरिया होते हैं वो ये 3 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पूरी दुनिया में एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया कि इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की अमवात हो रही हैं, क्योंकि 55% से ज़्यादा जो इन्फेक्शंस थी वो इन 3 की वजह से थी। तो जिसकी वजह से फिर ये देखा गया कि जो हमारी तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की दवाइयाँ होती हैं, जैसे मेरोपिनम है, इमेपिनम है, ये इनको कहते हैं हम कार्बापिनम ग्रुप, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप समझा जाता है। इनके खिलाफ भी मज़ाहमत आ गई। और भी बहुत सारी जो दवाइयाँ थी जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्बिनेशन में भी दे रहे थे, तो उनके खिलाफ भी मज़ाहमत आ गई। और बदकिस्मती क्या होती है कि कोई मरीज़ सीरियस हो, आईसीयू में दाखिल हो, डॉक्टर उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट करवाते हैं कि ये देखने के लिए कि जरासीम कौन से हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुई है, बैक्टीरिया कौन से हैं और कौन सी दवाई उन पे काम करेगी। हम ब्लड का कल्चर सेंसिटिविटी भी करवाते हैं, हम छोटे पेशाब का यानी यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी भी करवाते हैं, हम थूक का यानी स्पूटम जो होता है या जो सांस की नाली होती है ट्रेकिया, वहाँ से जो स्क्रीशंस आती हैं उसका भी कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं। इसी तरह से बाज़ रीढ़ की हड्डी से जो पानी निकाला जाता है हराम मगज़ के इर्द गिर्द होता है, जिसको हम स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसका भी कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं। या पूरे जिस्म में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, पस हो, तो उसका भी हम कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं। तो आजकल जो खौफनाक तरीन हमारे सामने रिपोर्ट्स आती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर लिखा होता है कि इसमें कौन से जरासीम है, मसलन ई कोलाई है, 48 से 72 घंटे की रिपोर्ट आ जाती है, या इसमें सूडोमोनास एरिजिनोसा है, या क्लेबशेला नमोनिया है, और नीचे लिखा होता है कि ये फ़लाँ दवाइयों से रेजिस्टेंस है, यानी वो दवाइयाँ इनके ऊपर काम नहीं करेगी, और फ़लाँ दवाइयाँ जो हैं वो सेंसिटिव है ये बैक्टीरिया कि ये दवाइयाँ उसको मार देंगी। लेकिन बदकिस्मती से अब जो हमारे सामने कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें आर लिखा होता है तमाम दवाइयों के आगे, उसमें रेजिस्टेंस लिखा होता है कि ये दवाई काम नहीं करेगी, और जो एस का लफ्ज़ होता है जिसको हम सेंसिटिव कहते हैं कि ये दवाई देंगे तो जरासीम मर जाएंगे, वो तकरीबन अब नहीं है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए बहुत ज़्यादा, यानी इस हद तक आप अंदाज़ा करें ये ख़तरनाक चीज़ थी कि बरतानिया का एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा है अभी पिछले ही दिनों, जिसको डेविड कैमरॉन कहते हैं, तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने दुनिया के सामने हाथ जोड़े कि खुदा के लिए, और ये कोरोना से पहले की बात है, कि जो आप हर दूसरे शख्स को धड़ाधड़ एंटीबायोटिक्स देते हैं उनकी वजह से इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गई है कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं बची जो इन जरासीम को कुछ कर सकें। लेकिन अब दोस्तों एक अच्छी खबर है, बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नई दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो दवाइयाँ अब इस्तेमाल में आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो मज़ाहमत होती थी बैक्टीरिया की या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस जो हैं जो इन वजह से होती थी, तो वो मज़ाहमत अब ढीली पड़ गई है। ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो नई दवाइयाँ हैं ये अब सेंसिटिव हैं, ये जरासीम को काबू कर लेती हैं। तो वो तमाम लोग जिनकी कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर है, वो तमाम लोग जिनको नमूनिया हो सकता है, वो तमाम लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस हो सकती हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब ये दवाइयों के नाम क्या हैं मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें एक सेफ्टेजिडाइम और एविबैक्टम, यानी सेफ्टेजिडाइम तो हम पहले भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया गया है एविबैक्टम का। और ये जो सेफ्टेजिडाइम यानी 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन इसको हम कहते हैं, के साथ जो कॉम्बिनेशन एविबैक्टम का कहा यह जा रहा है कि ये दुनिया की इस वक्त बेहतरीन दवाई है, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होती है जरासीम के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जैसे मैंने कार्बापिनम ग्रुप की बात की थी कि उनके खिलाफ भी, तो उनके खिलाफ भी बड़ा अच्छा ये काम करती है। इसके अलावा एक है सेफीडेरोकोल, ये दवाई भी ऐसी ही है कि जो कि नई दवाई है, और ये वो तमाम जरासीम जो बैक्टीरिया जो मज़ाहमत है तो उनको भी ये काबू करती है। इसके अलावा सेफ्टोलोजेन और टैज़ोबैक्टम तो पहले भी एक दवाई है, पिपरासिलिन के साथ हम देते थे कि, और वो मज़ाहमत अब आती है, तो ये जो नया कॉम्बिनेशन है सेफ्टोलोजेन टैज़ोबैक्टम का, ये भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसी तरह से मेरोपिनम तो हम इस्तेमाल करते थे, जैसे मैंने जिक्र भी किया था कि एक बहुत ही आला दर्जे की दवाई समझी जाती थी, और कार्बापिनम ग्रुप है लेकिन इसके खिलाफ भी मज़ाहमत आ गई थी। लेकिन अब मेरोपिनम के साथ हम जो वेबरोबैक्टम जो है वो वेबरबैक्टम के ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा काम करती है। और इसी ग्रुप की जो कार्बापिनम ग्रुप की मेरोनम के साथ आप उसकी कज़न दवाई कह लेते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी है, उसको हम इमेपिनम कहते थे। जब ये देते थे
तो इसके साथ भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गई है तो इसके साथ भी एक नई दवाई निकली है, वो है इमिपेनम रेलिबैक्टम। ये कॉम्बिनेशन में दी गई है तो ये बहुत कारआमद है। और इसी तरह से एक और है एस्ट्रियोनाम। पहले तो हम अकेली एस्ट्रियोनाम यूज़ करते रहे हैं, लेकिन एस्ट्रियोनाम एविबैक्टम का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अब वो तमाम लोग जो घबराते थे कि उनको इन्फेक्शन होगी तो वो ठीक नहीं होगी, चाहे वो डॉक्टर हो या उनके लवाहिकीन हो मरीज़ के या मरीज़ खुद हो, तो ये दवाई भी काम करती है। इसी तरह से एरावासाइक्लिन एक ग्रुप है, जैसे वेंकोमाइसिन है या इस तरह के एक ग्रुप होते थे, तो एरावासाइक्लिन जो है वो भी काम करती है, ये एक अच्छी दवाई है। और सबसे आखिर में बात करूंगा कि प्लेजोमाइसिन भी एक ऐसी एंटीबायोटिक है कि जो कि जितनी भी अब मज़ाहमत हमारे सामने आ रही है तो इनके खिलाफ काम करती है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो कार्बापेनम ग्रुप के खिलाफ अगर हमें मिलती थी मज़ाहमत तो हम एक दवाई इस्तेमाल करते थे, उसका नाम है कोलिस्टिन, लेकिन बदकिस्मती से वो गुर्दों के ऊपर बहुत असर करती थी और उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे। लेकिन इन दवाइयों को देखा गया है कि जब इन दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट कम से कम है। एक छोटी सी मैं आपको बात समझा देता हूं जिससे आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी कि एक 18 साल का बच्चा है या कोई 16 साल का बच्चा है, लड़का है, लड़की है, या 30 साल का कोई शख्स है, उसको जब कोई इन्फेक्शन होती है, गला ख़राब होता है, हम उसको कोई आम भी एंटीबायोटिक दे देते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका मज़ाहमत जो इम्यून सिस्टम होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो दवाई के साथ मिलके ही उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर किसी की उम्र 70 साल है, कोई शुगर का भी मरीज़ है, कोई किसी को और भी बहुत सारे सेहत के मसाइल हैं, तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब इनको गला ख़राब होगा तो फिर चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता वो फिर नमूनिया बन जाएगा, नमूनिया ख़राब होगा और इस तरह का मरीज़ जो है वो आईसीयू में जाता है और वेंटिलेटर पे जाता है। यही वो वजह है कि हम कहते हैं कि खुदारा अगर आपके घर में कोई बूढ़े हैं, कोई ऐसे हैं जिनको शुगर का मसला है, कोई ऐसे हैं जिनको स्टीरॉयड वो खाते हैं जोड़ों के लिए या किसी भी मसले के लिए, या उनका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। हर साल उनको फ्लू की वैक्सीन लगवाएं और 5 साल बाद हो सकता है कि उनको नमूनिया की वैक्सीन लगनी चाहिए, जब भी आपका डॉक्टर कहेगा। आमतौर पर हम 5 साल के बाद लगाते हैं, क्योंकि अगर उनको ऐसा आप कर लेंगे तो शायद इस तमाम मसले से बच जाएंगे जिस मसले के लिए ये दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं। लेकिन वो लोग जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं तो बाद में हर साल उनके बुजुर्ग जो हैं वो काफ़ी बीमार रहते हैं और फिर वो आईसीयूज़ में जाते हैं और वेंटिलेटर्स पे जाते हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस तरह की वीडियोस दोस्तों मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो जो आपको लगता है कि अच्छी है, किसी दोस्त रिश्तेदार या डॉक्टर को या किसी मेडिकल स्टूडेंट को या स्टाफ नर्स को फ़ायदा दे सकती है तो प्लीज़ ऐसे किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।